जितने मेरे सिबलिंग्स है ना, लड़कियों को छोड़ के बाकी सब लोग या तो 10th में गए, ये 12th में गए, ये दोनों में गए। मेरा एक्चुअली आईआईटी निकला पहले पेपर की बेसिस पे। दूसरा पेपर तो मैं सो ही रहा था। बहुत ही सिंपल गोल है यार हम लोगों का। 10 साल में मसाई से कुल मिला के 1 लाख बच्चे ग्रेजुएट होने चाहिए हर साल, क्योंकि इस देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं। Hello and welcome to the third episode of the Prepleaf Podcast, where you can get serious learnings through fun conversations. Today is a hopefully one of the many special episodes of the Prepleaf Podcast we do. I say hopefully because there's a good chance I'll get myself fired today, because we're talking to the CEO, co-founder and the man behind the mission, Prateek Shukla. Hi Prateek. Hi Pragun, thank you for having me. Thank you for having me. We'll find out. Last time, obviously, I had my boss on. So this time I was like, let's raise the stakes. So I got his boss on. So Prateek, generally we start this podcast with, the background of the person and things like that. But with you, I'm going to go the exact opposite way. Because a lot of the people who are watching this today with us, they're actually our students. It's a very in-demand episode, right? So I want to ask you a question which I personally wanted to ask you for a very long time. That forget all the numbers, the fundings, the head counts, and forget everything. I want to understand what is the idea of Masai. So, अगर मैं नटशेल में बताऊं तुम्हें कि मसाई क्यों है, मसाई इसलिए है क्योंकि कॉलेजेस वो काम नहीं कर रहे जो नहीं करना चाहिए। अगर कॉलेजेस अपना काम करते तो मसाई को एग्जिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अब नाउ हम एग्जिस्ट करते हैं तो मसाई जो करने वाला है वो ये करने वाला है कि बहुत ही सिंपल गोल है यार हम लोगों का कि 10 साल में मसाई से कुल मिला के 1 लाख बच्चे ग्रेजुएट होने चाहिए हर साल, जो कि बनाएगा मसाई को इंडिया का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दैट्स द फर्स्ट गोल। सेकेंड गोल है कि हमें कम से कम तब तक 10,000 फैमिलीज को पॉवर्टी लाइन के ऊपर लेके आए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे तब तक देखना है जितने भी बच्चे हमारे ग्रेजुएट हो गए उनमें से कम भी 100 यूनिकॉर्न मिले। तो ये 3 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जिसके ऊपर मसाई काम कर रहा है। और बेसिकली गोल जो है वो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और काफी एम्बिशियस भी है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक जिस पाथ पे हम लोग हैं ये तो पॉसिबल। So you went to an IIT. You went to, but many consider the IIT, right? Why are you doing all of this? I mean, आप जाओ ना कहीं इधर CEO बने हो, आपको इन्फोसिस में बिठा देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह बन जाते हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे होते हैं। Like, why are you doing what you are doing? Because इससे पहले, if my understanding is correct, and it might not be, is that you had your own startup before this. You also worked in an established real estate company. Why do this? यार प्रॉब्लम बात सिंपल है कि हम लोगों ने पैसा वैसा ना बना लिया काफी, मतलब मसाई चालू करने से पहले ही बहुत बना लिया। That's his thing. I'm still trying to understand. It's not. Go on. तो यार पैसा वैसा तो बना लिया था। तो मसाई चालू करने के टाइम पे मैं नुपुर और योगेश जब बैठ के बात करते थे तो हमारा गोल बहुत सिंपल था यार कि हम लोगों को ना पहले इम्पैक्ट क्रिएट करना है, और अगर हम लोग इसको प्रॉफिटेबल कंपनी बना पाए तो दैट्स एन एडेड एडवांटेज। बट ये पहले तो इम्पैक्ट की तरफ ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सिंपल सी चीज है यार, जब भी तुम्हें लाइफ में ना कभी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी जिसको देख के ना तुम्हें पर्सनली ऐसा लगेगा कि यार ये वो चीज है जिसे सॉल्व करने के बाद लाइफ में अगर आप अपने डेथ बेड पे बैठे हो गए तो आपको लगेगा कि यार कुछ तो करा। दैट वाज द जेनेसिस ऑफ व्हेन वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मसाई। और हम लोग तो पहले लोग यही बोलते थे यार तुम लोग तो वैसे ही कर रहे हो जैसे सुपर 30 मूवी आई थी उस टाइम पे कि सुपर 30 बच्चों को लोगे और 30 बच्चों को करोगे, हमारा वही वाला गोल था। बट जैसे जैसे हम लोग अंदर घुसते गए हम लोग को दिखा यार कि ये तो प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है। मतलब आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बच्चे बैठे होते हैं जिनको जो बिना लैपटॉप के बन जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ आ गए, बहुत चैलेंजिंग भी लग रही थी।
बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यार आईआईटी और इसका कोई रिलेशन नहीं है. इन द एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जॉब हम सब लोगों को बाहर बहुत अच्छी मिल सकती है. जितना आज हम लोग कमाते हैं उससे 10x ज़्यादा कमा सकते हैं. 10x ज़्यादा तो मैं आज से 5 साल पहले कमा रहा था. तो just he was my age that time. That's the worst part. I don't want to talk about it. So. हाँ, तो मतलब वो सब कर सकते हैं लेकिन ये इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते. और मसाई के तो हर इंसान को पता है कि मसाई की जो फंडिंग हुई थी वो भी इसी बात पे हुई थी कि जब आप लोग गए थे एक इन्वेस्टर के पास में, वो इम्पैक्ट फोकस फंड था. तो उनका वाईफाई का पासवर्ड था प्रॉफिट एंड इम्पैक्ट. तो मैं गया, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करनी थी उनके साथ में. मैंने बोला रहा था कि मेरे को पैसे रेज करना है. तो उन्होंने कहा ठीक है डेक दिखाओ अपनी. और डेक दिखाने बैठे तो मैंने बोला वाईफाई पासवर्ड बता दो ताकि मैं कास्ट कर सकूँ. तो वाईफाई पासवर्ड उसने बताया कि प्रॉफिट एंड इम्पैक्ट. मैं कहा सर देखिए पहले तो ना ये पासवर्ड चेंज करो क्योंकि इम्पैक्ट पे काम करोगे तब प्रॉफिट आएगा. प्रॉफिट पे काम करोगे इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं. तो बिकॉज ऑफ दैट वन लाइन वी गॉट आवर सीरीज ए रेज्ड. तो यार वही है, थॉट प्रोसेस ही वही. तो उन इन्वेस्टर को भी लगा कि यार अगर बंदा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इम्पैक्ट के बारे में ही सोच रहा है तो मतलब करेगा कुछ ना कुछ इसके अराउंड. एंड दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव. And I think that one of the biggest instruments towards this impact is your belief. And I say this as your belief because अब हम सब में होगा, but initially आप ही से आता है the idea behind outcome driven education, जिसके बारे में मैं आपके थोड़ी देर में बात करूँगा. But I want to understand कि ये आप IIT से निकलते हुआ इंसान जो I think you're from Ajmer if I'm not wrong. Where are you from? So I was born in Ajmer, brought up in Bhilwara. Yeah, so this is not the high society central Delhi I want to work for an NGO when I grow up kind of vibe, right? So आपका ये कहीं से like मुझे दिखता नहीं है कि ये आपका इस impact के ऊपर काम करने का आपका चाह कहाँ से आता है, right? So that's what I actually want to understand because now it is something that we all talk about. Your instructors might talk to you about this, you know. If you go in PR or press releases are based on impact, but the idea comes from you, and I want to know that if you've given this idea to 300 odd people working for you right now, or with you, whatever, then where did this idea come to you from? यार ये स्टार्ट हुआ प्रगुन, मैंने एक ना बहुत ही, और मैं लाइफ में ना बहुत ज्यादा अनयूजुअल चॉइसेस ली. तो एक बहुत ही अनयूजुअल चॉइस का नाम था जो मैंने 3rd ईयर में ली थी. क्या बोलते हैं यार 2nd ईयर में ना जापान के अंदर इंटर्नशिप का सेट हो गया था और एक आपको मैंडेटरी इंटर्नशिप कर दी जाती है जब आप अपने डिपार्टमेंट की करते हो. तो वो हो गया था मैं 2nd ईयर में सॉर्टेड. अब 3rd ईयर फ्री था, वेले थे हम लोग, है ना. तो क्या करें, तो 3rd ईयर में मैंने बहुत ही रिसर्च करी और एक जगह निकाली जहाँ पे मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई. मैंने बहुत सी जगहों पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा था. उसमें से एक थी जो कि एजुकेशन फोकस्ड एनजीओ थी विच इज टीच फॉर इंडिया. और पता नहीं क्यों यार अंदर से आया कि यार करते हैं कुछ, अपना तो काम हो गया इंटर्नशिप वाला, तो अब जाते हैं थोड़ा सोसाइटी के अंदर कुछ काम हम करते हैं. टीच फॉर इंडिया यार प्रगुन, डे 1 आई लैंडेड इन पुणे और पुणे में वो उसी दिन ओरिएंटेशन उनका स्टार्ट हुआ था. सारे फेलोज लोग आए थे. तो sorry for people who don't know what Teach for India is, it is an NGO which collects, well, high ambition IIT and Delhi University, SRCC and Stephens graduates. And what they do is, if you apply for a fellowship with Teach for India, they take you in and they put you in tier 6 government schools to teach students, right? And so that's what Teach for India does. So sorry. Correct. Yeah. So basically जब गया मैं तो ओरिएंटेशन था वहाँ पे, ये मुझे पता था कि टीच फॉर इंडिया काम करता है म्युनिसिपैलिटी स्कूल में. वहाँ पे उनके टीचर्स डिप्लॉय होते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं उन स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो या तो ड्राइवर होंगे, लो वेज वर्कर्स होंगे या फिर हाउस हेल्प्स होंगे. तो नॉट फ्रॉम लाइक वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड. तो वहाँ से बच्चे आते हैं. तो मैं गया, मैंने कहा कि यार काम करेंगे मतलब झुकी झोपड़ी में. और क्योंकि पुणे बॉम्बे के अंदर काफ़ी आपका वो था, काफ़ी वहाँ पे वो चौल वाला कल्चर एग्जिस्ट करता है. तो मैंने कहा कि वहीं पे काम करना हो, अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी नई लर्निंग होगी. मैं गया ओरिएंटेशन में, वहाँ पे वो लोग क्या है नए फेलोज आए. तो पुराने फेलोज ने जिन बच्चों को ट्रेन करा था या पढ़ाया था, 1st 2nd ग्रेड के बच्चे, उनका शोकेस चल रहा था. और
मैं घुसा और वहाँ पे शोकेस चल रहा है, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे यार, मात्र आपके 6-7 साल वाले, 7-8 साल के बच्चे वहाँ पे खड़े हुए हैं. And when they were presenting, so they were प्रेजेंटिंग अ प्ले, मतलब वो एक्टिंग कर रहे थे प्ले के अंदर पूरा का पूरा, और उन्होंने डायरेक्ट करा था, उन्होंने सब चीजें करी थी. एंड दैट वाज इन इंग्लिश, पहली चीज. दूसरी बात, एक जो नरेटर थी बच्ची, वो भी मतलब उसने इतना फिनोमिनल नरेशन करा है. और मैं जब देख रहा था मुझे ये लग रहा था कि मैं तो इंग्लिश इतनी अच्छी बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे जो बैचमेट्स भी बैठे ना उनमें से भी किसी को बुला रहा था, वो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते कि क्या बोल रही है यार. ये 8 साल की बच्ची इतने छोटे से स्कूल में जहाँ पे कोई टीचर नहीं है, ये कैसे हो रहा है पॉसिबल? वो तो लिटरली गूज़बम्स वाला मोमेंट था यार मेरे लिए. एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार ये तो बहुत ही अलग लेवल का मैजिक पॉसिबल है, क्योंकि इस देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं. तो ये उस दिन सेट हो गया था दिमाग में कि टैलेंट की कोई कमी नहीं. बात ये है कि जो लोग उनके साथ कुछ भी काम कर रहे हैं, वो लोग सही इंटेंशन से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. अगर सही इंटेंशन से काम करा तो आप जो बोलते हैं ना हम लोग कि कोयले से हीरा बन जाएगा, मतलब वो वाला एंगल जो है वो तो बहुत ही ज्यादा वैलिड है हमारे देश के लिए. तो ये सेट हो गया था, और ये भी सेट हो गया था कि इम्पैक्ट तो क्रिएट करा जा सकता है अगर सही लोग इन्वॉल्व हो गए. तो यही जेनेसिस है. जब मसाई चालू कर रहे थे तो वापस से गए, और मेरा उसी टाइम पे हुआ था टीच फॉर इंडिया के 2 महीने के अंदर ही कि कुछ करूंगा आगे जाके, जब रिटायरमेंट होगा तो मैं एजुकेशन में कुछ करूंगा. तो पैसा कमा लो, उसके बाद जो भी करेंगे वो एजुकेशन में. And we will come to you earning money. That's we've kept a 15-minute part about it because appraisal seasons are coming in. But you've touched upon something very interesting, that you sitting in an IIT. Which IIT were you in again? Kanpur. Oh, Kanpur. But you sitting in an IIT and you went to this school, the back of beyond of, civilization almost, and you found, children of your daily wage workers, etc., realizing their potential, which brings me very sweetly to the idea of what was your background, how did you, what is your family setup, how was schooling, etc. for you? Because that's something I don't think most students obviously know, but I don't even think that most of the people in this company know about it. यार तो मेरा ना बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है. सो आई कम फ्रॉम अ लो मिडिल क्लास बैकग्राउंड, बट ऐसा नहीं है कि मतलब इट वाज कि मतलब हम लोग को खाने वाने की कभी भी प्रॉब्लम हुई है और ये सब चीजें हुई हैं. मतलब माय डैड वाज एट हिज पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जब वो पढ़ रहे थे तब ही वाज अ स्टेट टॉपर, है ना, इन हिज ग्रेजुएशन. एंड सीन ये है, और मेरे दादाजी जो थे वो सीबीआई में थे, है ना. तो बट सीबीआई में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, है ना, और उनके 6 बच्चे थे, ज़्यादा पैसे वैसे नहीं मिलते थे. On the table पैसे. No, never mind. That's you're not talking about. He was. तो एक बार क्या हुआ कि हमारे घर में बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ था, जो मेरे पापा लोग बताते थे कि एक बार घर में चोरी हो गई, सारा सामान ले गए, है ना. दादाजी और ये लोग सब लोग गए हुए थे कहीं पे गाँव में, तो उनको पता पड़ा कि, और उस टाइम जो टेलीग्राम वाला कल्चर था, फोन था ही, तो वो वापस आए तो उन्हें पता पड़ा कि घर चोरी हो गया. तो वो गए अपने पुलिस स्टेशन, और वहां से उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, वापस से ट्रक में बैठ के सारे लोग आ रहे हैं और सामान घर पे लेके आए और सारे घर पे सामान जमाया उन्होंने. वो तो कुछ अलग ही लेवल का उनका वो था यार. बट तो इन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि ये लोग कहीं पुलिस में नहीं जाएंगे. मेरे डैड बहुत अच्छे पढ़ने लगे, और इवन मेरी मॉम भी. और मेरे डैड उस टाइम में फैमिली कंडीशन जो थी वो ये हुआ था, उनकी कॉन्वर्सेशन मतलब जो अब पता पड़ती है, अब मेरे डैड इज नो मोर, बट जब पता पड़ती है वो ये थी कि ही वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. उनका पीएमटी का एग्जाम था उस टाइम पे, पीएमटी से भी पहले जो भी होता होगा ना. और उन्होंने ना एक रात पहले एग्जाम से मेरे दादाजी और दादी जी को एक कॉन्वर्सेशन करते हुए सुना था. वो था कि यार अगर ये चला गया पीएमटी में तो पैसे कहाँ से लेके आएंगे. और मेरे डैड हमेशा फैमिली को लेके चलने वाले इंसान में से थे. तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने जाके पेपर छोड़ दिया, मतलब अगले दिन गए एंड ही लेफ्ट इट लाइक ब्लैंक. और उसके बाद उनका नहीं हुआ, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि 0 ही मार्क्स थे. बट ही देन डिड हिज ग्रेजुएशन एंड एवरीथिंग. तो सीन ये था कि वो पैसे तो बहुत कमाते थे,
बट क्योंकि इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली थी हमारी तो कभी कुछ बचता नहीं था एंड ही नेवर यूज्ड टू बेसिकली थिंक अबाउट इट। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें रीजनिंग बता दूंगा कि हुआ 10th के बाद मुझे जाना था कोटा और मेरे को मतलब एंट्रेंस टेस्ट दिया था तो उस टाइम पे स्कॉलरशिप मिली थी 25% टाइप एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे। तो मैंने कहा कोटा जाना है और मैं पढ़ने में ठीक ठाक था तो मैंने कहा कि ठीक है कोटा जाना है पर पापा ने कहा बहुत फीस है तो नहीं दे सकता तो तुम लीग पे पढ़ लो जो पढ़ेगा वो। तो वो था यार बैकग्राउंड। लेकिन बस बात ये थी कि सब फाइटर थे। मैं मेरी सिस्टर मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि हम लोग की जॉइंट फैमिली में हम लोग 10 भाई बहन हैं सबके मिला के। So there's 6 kids that your mom and dad had. Actually 14 है but तो सब मिला के घर के अंदर तो हम लोग के घर में हमेशा पार्टी होती है। मतलब ये लोग बोलते हैं ना कि बाहर फैमिली पार्टी होगी घर में 24 लोग हैं क्या पार्टी होगी बाहर यही भी होगी सारी की। I used to wonder अभी ये बताते थे अपने he lives in Nepal तो बताते थे that I have a 6 bedroom house 6 BHK for like 2 of them and 2 dogs. But I always used to wonder कि मैं इतने करोगे क्या रूम का। आज समझ आ रहा है क्या करते हो रूम का। और 24 बच्चों में केवल 2 लोगों ने साइंस ली मैंने और मेरे छोटे भाई। उसके अलावा बाकी किसी ने साइंस नहीं ली। साइंस की दूर दूर तक नहीं है। और एक हमारे घर में बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है। तो मेरे पापा कभी भी 10th और 12th में फेल नहीं होता। ऑब्वियसली ही स्कोर्ड 90% बट उनके सारे मतलब मेरे चाचा वाचा सब लोग सब या तो 10th में कोई फेल हुआ है 12th में कोई फेल हुआ है। मजेदार बात ये है कि जितने मेरे सिबलिंग्स है ना मतलब सिबलिंग्स एज इन कजिन्स वो उनमें से भी लड़कियों को छोड़ के बाकी सब लोग या तो 10th में कोई गए ये 12th में गए ये दोनों में गए। एक बार में किसी ने क्लियर ही नहीं किया। मैं उस जगह से आया हूँ। तो मतलब हम लोग के यहाँ पे ना मैं एक्चुअली पहला इंजीनियर हूँ अपनी दूर तक के खानदान में और पहला इंजीनियर भी हूँ और आई थिंक पहला बंदा हूँ जिसने मतलब 90% जो है ना उसको एक नॉर्म बनाने की कोशिश करी थी बट पहला और आखिरी था जिससे मेरा छोटा भाई नहीं आया। तो वैसा था। तो पढ़ाई का कुछ ज्यादा एंगल नहीं था यार। हमारे यहाँ पे क्या था कि मस्ती करो घूमो फिरो जो करना है करो पढ़ाई के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेगा। पर मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे क्योंकि वो अच्छे थे पढ़ने में। मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी क्योंकि वो बहुत अच्छी थी पढ़ने में तो इसलिए हम लोग पढ़ लिए। बट बाकी हमारे कजिन्स जो हैं वो सब मस्ती करते हैं। लेकिन आज सब सेट हो गए यार मतलब अपनी अपनी जगहों पे यहाँ पे भी थे। बट हाँ तो वैसे बैकग्राउंड से आया हो तो एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है ना वो तो तभी समझ में आ गया था कि पढ़ाई के अलावा और कोई वे आउट ही नहीं है बाहर निकलने का या कुछ करने का। और क्योंकि पापा मम्मी वैसे थे तो इसलिए आपके ऊपर हमेशा से वो वाला तो ये IIT का फितूर लाइक इट डजंट साउंड लाइक कि आपके फैमिली में इतना ज्यादा आई मीन एजुकेशन असाइड जैसे अभी हम रजत से बात कर रहे थे दे हैड कि सर डॉक्टर है तो डॉक्टर बनो और फिर IIT यार मैं तो बता रहा हूँ तेरे को प्रगुन 10th में पहली बार 10th क्लियर करने के बाद पहली बार मेरे को पता पड़ा कि IIT करके कुछ है। जब मैं बंसल और इन सब का टेस्ट दे रहा था तब IIT करके कुछ है और तभी मुझे IIT का फुल फॉर्म पता पड़ा था। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि IIT जैसी कोई चीज एग्जिस्ट है। आपके मार्क्स में कितने आए थे 10th में 99 96 just say 12th में कितने Moving on. So आपको IIT के बारे में पता चला। बंसल का कोटा फैक्ट्री का वाइब उस टाइम भी उतना ही था क्या? यार ये पता था कि कोटा में कुछ होता है और किसी चीज की तैयारी होती है लेकिन क्योंकि कोई था ही नहीं सराउंडिंग में किसी को कुछ पता ही नहीं। यार हमारे यहाँ पे वही वाला एंगल है कि पढ़ते जाओ उसके बाद ग्रेजुएशन होगा और उसके बाद चले जाओ मतलब वहीं पे जॉब वॉब कर लो मतलब दैट वाज द कल्चर। तो वो कल्चर चेंज नहीं हुआ जस्ट सो यू नो लाइक एवरीबॉडी स्टिल थिंक्स कि आप पढ़ो फिर काम मिल जाएगा और उसके बाद काम क्या मिल रहा है वो कोई नहीं पूछता है। तो मेरे को यार वहाँ पे लकी बहुत ज्यादा रहा हूँ यार अपनी लाइफ के अंदर इन सब चीजों के अंदर। लकी इसलिए रहा हूँ क्योंकि भिलवाड़ा से एक ही था हमारी कॉलोनी में जिसने IIT निकाला था है ना और वो पापा के दोस्त का बेटा निकला। तो जब मैं 10th कर रहा था तब फिर उन्होंने बताया कि यार ये लड़का तो अच्छा पढ़ रहा है तो इसको तो कोटा भेजना चाहिए आपको IIT की तैयारी करवानी चाहिए। तब पता पड़ा कि कुछ IIT करके होता है कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये वो सब चीजें होती है। और फिर लकीली क्या हुआ कि मेरे जो वहाँ पे क्लास था जिस मतलब मेरा जो क्लास था 10th वाले जो मेरे बैचमेट्स थे जो साइंस में गए थे उनमें हम लोगों का 5-6 लोगों का काफी अच्छा ग्रुप बन गया। वो सब भी कोटा नहीं गए सब यहीं पे ही IIT की तैयारी कर रहे हैं। उनमें से एक बच्चा जो है वो आज अभिषेक सुराना ही वेंट टू IIT दिल्ली हमारे साथ में और फिर उसके बाद ही स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 10 इन UPSC
तो ही इज अ डीएम। हाँ IFS में गया नहीं, वो IAS में गया है, उसको IAS में रह के करना था। तो ऐसे ही बने हैं सारे के सारे। जो हम लोगों को 5 लोगों का ग्रुप बना था हमारे साइंस बैच से, जो जिनके पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि कोटा नहीं भेजेंगे, उन्होंने वहीं ग्रुप बनाया, वहीं सेल्फ स्टडी ग्रुप बनाया और वहीं से सारी जर्नी स्टार्ट हुई। That's very interesting because आपका भी कल we were speaking to Ankit. Ankit leads the business for Prepleaf, which is what you're looking at. And if you're watching this, make sure to subscribe this channel for more interesting conversations. But coming back to this, coming back to this. So Ankit से भी बात हो रहा था, आपका रैंक बहुत सही आया था अपने सेल्फ पढ़ने में, right? Without doing the whole quota thing and all of that jazz. And we have a lot of students जो मसाई में पढ़ते हैं, प्रतीक में पढ़ रहे हैं, जो 12th पास है, उन्होंने कभी वो कॉलेज नहीं गए हैं। आपको like what were some like defining things जो आपको याद है अपने स्कूल के टाइम से that you think कि अभी भी मतलब आपको 20 years since you've been to school, 15-20 years? हाँ 2007 के अंदर मैंने। हाँ तो मतलब हाँ so around 20 years होने वाला है। 16 years since it. So what are one or two like learnings from your school that you still have, or memories from school that have still defined you as the person you are? यार स्कूल में ना मैं यार मुझे ना लोग ये बोलते थे कि ये लड़का जो है ना ये किताबों के जंगल में पाया जाता है। तो मैं एक्चुअली लिटरली और सो आई ऑलवेज यूज्ड टू बेसिकली टेल इट टू एवरीवन कि मैं बहुत स्मार्ट नहीं था, अभी भी नहीं। I can attest to that. I'm so getting fired. Sorry. तो मैं बहुत स्मार्ट नहीं था स्कूल में, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा बाय वर्किंग हार्ड, और इसलिए मैं बहुत पढ़ता था और बहुत ज्यादा पढ़ता था। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी कि 6th स्टैंडर्ड के बाद से आज तक, मतलब जब तक मैं पढ़ाई कर रहा था तब तक मैंने ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसको राइट आउट मार के नहीं दिया। मतलब तो सोचा 6th क्लास में मैं राइट आउट मार के एग्जाम देता था। And that is something which I always used to do because पैनिक इतना रहता था अंदर कि यार पढ़ाई अच्छी कर दी। तो मैं थोड़ा सा मतलब स्कूल टाइम में मैं बहुत ही, मतलब अगर तुम देखोगे ना तो वैसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ही पढ़ाकू टाइप का बच्चा है, वो था। बट मेरे को खेलने का काफी शौक था। I used to play cricket। इंडिया में कौन सा बच्चा और क्या खेलता है यार, इंडिया में तो सब क्रिकेट ही खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलता था, गलती से डिस्ट्रिक्ट चला गया था क्रिकेट के अंदर। तो मुझे ऐसा लगने लग गया था कि यार पढ़ाई अगर नहीं हो पाएगी मेरे से, और जो वो होता था सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहता था जिन लोगों का, तो फिर क्रिकेट खेलने चले जाएंगे। मतलब आगे जाके करियर या तो क्रिकेट में बना लेंगे या फिर पढ़ाई में बना लेंगे। तो दैट वाज द ओनली 2 ऑप्शन। बट मैं और कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता था, केवल क्रिकेट खेलता था या फिर पढ़ाई करता था। दीज वर द ओनली 2 थिंग्स दैट आई यूज्ड टू डू। एंड 11th-12th में आने के बाद, नहीं एक्चुअली कॉलेज में जाके अगर तू मेरे को देखेगा ना तो मेरा पूरा ही चेंज हुआ, मतलब पूरी लाइफ चेंज हुई। हाँ बट 11th-12th तक आई वाज लाइक अ वेरी नॉर्मल किड। मतलब बहुत ही जिनको वो होता है ना बोरिंग बेकार बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, किताबों के जंगल में रहते हैं। तो मैं किताबों के जंगल वाला बच्चा था। And that led you to giving किताबों के जंगल से he went to the engineering के जंगल of IIT. I want to know, and this I ask अभी रजत के साथ भी बात हुआ है, I want to know what was the feeling before you gave your IIT exam? JEE देके I think निकले होगे या जो भी देके निकले हो। What was the night before you gave that exam, and what was, अगर आप बोल रहे हो इतना कि मैं इतना ज्यादा वो नहीं था, तो आपको आइडिया भी रहेगा कि हो सकता है नहीं हुआ है। मेरे को 100% पता नहीं होगा। पहली बार तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ तैयारी नहीं करी। लोग आप कोचिंग सेंटर में लगे हुए हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, या आप स्कूल जा रहे हो डेली, 90% आपकी अटेंडेंस स्कूल के अंदर है, और स्कूल में NCERT पढ़ाई जा रहा है, आरडी शर्मा पढ़ाई जा रही है। तो आपको तो तैयारी बोर्ड की तरीके से कराई जा रही है। IIT का पेपर तो अलग होगा। 2007 का एकमात्र पेपर है IIT का जो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है NCERT से, और इसीलिए तुक्के में हो गया मेरा। मतलब अगर तू बोलता कि एक्चुअली IIT का लेवल था, वो अगर 2007 में होता तो होता ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई नहीं करी है यार वैसे सब चीजों की। पढ़ाई तो हम लोगों ने रट्टी है यार, सारी किताबें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और तो कभी किसी ने बताया ही नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। तो 11th-12th तो बहुत ही अलग सा था, और पहला IIT का एग्जाम तो तुक्के में हो गया है ना। बट हो गया तो फिर क्या हुआ कि सारे कोचिंग वालों ने कहा कि आप तो 100% स्कॉलरशिप देंगे क्योंकि आपका तो रैंक आ गया। मुझे उस टाइम में मिल रहा था IIT रूड़की,
है ना। तो IIT रुड़की में एक ब्रांच थी पेपर एंड पल्प इंजीनियरिंग, और पेपर एंड पल्प इंजीनियरिंग जो है वो IIT रुड़की में भी नहीं होती। वहां पे IIT रुड़की के 40 किलोमीटर दूर एक कैंपस है सालनपुर कैंपस वहां होती है। मैं ये क्यों कर रहा है, ये तो मजाक हो रहा है यार। ये तो we are still talking about India's top education institution, one of the top education institutions. हाँ, ये तो मजाक हो रहा है मतलब बिल्कुल। और IIT रुड़की, IIT बना 2000 के आसपास में। उससे पहले तो यूनिवर्सिटी और रुड़की था, मतलब क्या रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था, ऐसा कुछ नाम था उसका। तो मैं कहा यार यहाँ तो नहीं जा रही, ये तो पता नहीं क्या चीज है। तो बट 100% स्कॉलरशिप मिल गई। तो घर वालों ने कहा यार एक बार निकाल लिया इसने गलती से, तो शायद पढ़ाई करेगा कोटा के अंदर जाके तो शायद निकाल लेगा। तो मैं गया वहां पे, और वहां फिर जर्नी अलग जर्नी थी, वो तो भयंकर जर्नी थी। पर मेरा दूसरी बार वाला जो पेपर है ना, उसको बिगाड़ने के पीछे भी एक इंसान का हाथ है। वो है अमर पंजाबी ढाबा। एक जगह है कोटा के अंदर, मतलब तुम कोटा में कोई भी गया होगा ना, उससे पूछना अमर पंजाबी ढाबा सबको पता है ना। I don't make this a point है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे IIT वाले बैठे हुए हैं, सबसे पूछना। हाँ, सबको पता है यार, जो कोटा गया है अमर पंजाबी ढाबा सबको पता है। Okay. तो क्या हुआ कि मैं वही नाइट आउट मार के एग्जाम देता हूँ। तो दूसरी बार वाला जो पेपर था वो भी मैंने नाइट आउट मार के दिया था। अब मैंने दिया पहला पेपर, तो मैं पहला पेपर पहुंचा हुआ मेरा एक्चुअली IIT निकला पहले पेपर की बेसिस पे। दूसरा पेपर तो मैं सो ही रहा था, लिटरली बता रहा हूँ तेरे को, दूसरे अटेम्प्ट के अंदर। तो दूसरे वाले पेपर में क्या हुआ कि उससे पहले पापा आए। अब पापा को ना क्या पैम्पर करना बहुत पसंद है सब बच्चों को, है ना। और मैं और मेरे हॉस्टल वाले जितने भी बच्चे थे सब थे वहां पे। तो पापा गए अमर पंजाबी ढाबा, जहाँ मेरा सेंटर था उससे जस्ट पास हुई थी। तो अमर पंजाबी ढाबा गए, तो उसने आलू के पराठे थे, उसके एक आलू का पराठा तो खा लेगा ना, तो उसके बाद तो सोएगा ही। इतने मोटे मोटे आलू के पराठे, है ना। अब पेपर देके आया हूँ मैं बाहर, पापा ने रखे आलू के पराठे और कहा कि खा लो। और सब लोगों को भूख तो लग रही थी क्योंकि 3 घंटे दिमाग चला के आए, तो सबने खा लिए। और दही और लस्सी, इतना बड़ा ग्लास लस्सी का, वो सब पी लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब मैं दूसरे पेपर में घुसा, मुझे नींद की झोंके आए, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो और मैं यार प्रबल दूसरे पेपर में 10 बार गया हूँ मिनिमम मुंह धोने के लिए पेपर के बीच में। और जो इन्विजिलेटर था ना वो वहां पे, वो ये बोल रहा है कि ये साला कुछ फर्रे लेके आया है, ये इसके जेब के अंदर था कुछ है या कहीं ना कहीं इसने कुछ लिख रखा है जिसकी वजह से ये कर रहा है। मैंने कहा सर नींद आ रही है मेरे को जाने दो। और मैं बार बार जा रहा हूँ, हर 5-10 मिनट के बाद कुछ लिखता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर मुंह धो के आता हूँ। ये हालत हो गई थी। और मैं बाहर निकला, मैं इतना भड़का था सब पे। मैं कहा सालो तुम लोगों ने मेरी पूरा सेकंड ईयर मतलब ड्रॉप ईयर की बैंड बजा दी। तो लकीली मैं 2000 रैंक आ गया, लेकिन जिस तरीके से सेकंड पेपर गया था, और सेकंड पेपर एक्चुअली टफ आ गया था मेरे टाइम पे। तो क्या बाकी लोग जो ढंग से कर रहे थे वो भी ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए, इसीलिए शायद क्लियर हो गया, वरना बैंड हो गई थी यार। फिर आपको लगा कि आपने, क्योंकि 2 तरह से ये एग्जाम दिया, एक अपने तरफ से और एक कोटा के बाद, राइट। एंड एक चीज जो मेरे को रजत के एपिसोड से याद है वो ये थी कि जब वो वहां गया था, बिकॉज वहां पे लाइक देयर आर जस्ट टॉपर्स एंड टॉपर्स एंड टॉपर्स। इफ यू आर द टॉपर इन योर क्लास, you're somewhere in the middle in the Kota Factory situation, right? But आपने दोनों तरफ से you've given it as your own studies and your Kota studies. What were the key differences in your preparation in those two approaches? यार मतलब मैं तेरे को बताता हूँ कि जैसे ना कोटा जाके ना मेरे को ना पहले 6 महीने तो समझ में नहीं आया कि वो क्या है मेरे साथ लाइफ में, क्योंकि जिन चीजों पे कोटा में इंस्ट्रक्टर्स और जो टीचर्स होते हैं वो जिस पे फोकस करते हैं उसमें मैंने कभी 11th-12th में फोकस ही नहीं करा, और वो कभी मेरे को इतने इंपॉर्टेंट लगे भी नहीं। मैं एक बार IIT क्लियर करके आया हूँ और मेरे को कभी भी वो इंपॉर्टेंट नहीं लगे। वहां पे 1.5 महीने तक चल रहा है रोटेशनल। एक फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर होता है, मतलब एक टॉपिक होता है, और केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक होता है सॉल्ट, है ना। वही चल रहा है 1.5 महीने तक। मैंने इस पे तो मैंने 15 मिनट ही दिया था यार पूरा। इसमें कोई इतना टाइम क्यों दे रहा है। और सारे फंडामेंटल जो आपने बनाते हो, जब आप खुद पढ़ते हो तो आप खुद अपनी तरह से फंडामेंटल बनाते हो, और वो फंडामेंटल बनाते हो और उस तरह से आप मतलब आपकी अप्रोचेस बनती है, ठीक है, कि इस प्रॉब्लम आएगी तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, ऐसे पैटर्न्स बनेंगे और ये सब चीजें होंगी। कोटा में गए तो हर चीज का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, यू नीड टू रिकॉग्नाइज दैट पैटर्न, और ये सब चीजें समझने में ना 6 महीने लगते। तो वो अनलर्निंग ऑफ व्हाटएवर यू वर डूइंग रॉन्ग इन 11th-12th, जो भी आपने पढ़ा था वो सब गलत था, सब मोहमाया थी। अब ये सही तरीके से पढ़ना, तो उसमें मेरे को लग गया 6 महीने एडजस्ट होने में। बट जब फिर मैं एडजस्ट हुआ तो फिर काफी तेजी से पेस पकड़ा था मैंने वहां पे।
तो बट कोटा फैक्ट्री जो है, जो दिखाते हैं, डिट्टो कॉपी पेस्ट थी मेरे टाइम पे. इट वाज लाइक नॉस्टैल्जिया फॉर मी यार. दैट इज हाउ इट वाज. देयर इज ऑलवेज दैट आंटी, पीजी आंटी, जो कि जब पेरेंट्स आते हैं तब बोलती है कि ये तो मेरे बच्चे जैसा है ना. उसके बाद जो हालत खराब करती है तुम्हारी, वो पंखा चालू रहेगा. लाइफ के अंदर चैलेंजेस ही अलग है. यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं 15 घंटे, वो कह रहे पंखा चालू रहेगा, उस पर डिबेट कर रहे हैं. तो ऐसी मैथ्स की ऐसी हालत. भाई मैं यार, तू एक सब्जी होती है पत्ता गोभी, है ना, पत्ता गोभी की सब्जी विदाउट आलू, विद बेकार सी रोटियां, ये खाना खाया मैं 6 महीने. वो यही देती थी यार, मैथ्स वाली आंटी जो थी, और यही देती थी. सुबह भी यही देती थी, शाम को भी. मैं तेरे को बता रहा हूँ, कोटा से निकला हूँ और उसके बाद से मैंने आज तक पत्ता गोभी नहीं खाई. क्योंकि जितनी पत्ता गोभी मैंने वहां खाई ना डेली बेसिस पे. तो ऐसा ना, इन लोगों ने पेरेंट्स के सामने तो बताया था कि ये है वो है, हम तो बच्चे ऐसा खाना खिलाएंगे, बिल्कुल घी में खाना खिलाएंगे. तो सूखी रोटियां गाय को दो आप, वैसी वाली रोटियां. It's he drives a BMW now, so it all worked out. Don't feel sorry for him. But Kota Factory is absolutely bang on. यार ऐसा ही होता है. Kota Factory जो था वही था. When you started Masai initially, तब आपका तब वो हमारे पास pedagogy department, curriculum department ये सब नहीं था. तब आपने रुपल योगेश थे, है ना? So were there any things that, like any experiences from this quota situation that you think impacted the way that Masai teaches in any way, at least initially? अब तो काफी बहुत change हो गया होगा I think, but I think fundamentals अभी भी by and large fundamentals हमने वही रखे हैं. पढ़ाई की चीजें हो सकता है like change हो गए हो, processes change हो गए हो, but fundamentals of teaching at Masai have somewhat remained constant. कुछ ऐसा है आपको लगता है? Because I think this is sounds like कि कोटा आपका पहला actual एक like life में learning like studying experience. Correct. था. So is there anything that is that sort of is still at the back of your mind जब आपने मसाई शुरू किया? यार वो रहता है और वो हमेशा रहता है. मतलब इवन कॉलेज में भी रहता है कि अगर आप गलत तरीके से पढ़ के आते हो तो आपको बहुत जल्दी अनलर्न करवाना जरूरी है. क्योंकि अगर आपने अनलर्न नहीं करा ना तो फिर आप सही तरीका जल्दी से पिक नहीं कर पाओगे. और जैसे अगर मेरे को 6 महीने की जगह 10 महीने लग जाते अनलर्न करने में, तो मेरे पास 2 ही महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं पेस पकड़ने के लिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है. तो सेम इज द केस ओवर हियर. 8.5 मंथ्स अगर आपके पास में है बच्चे के, तो आपको जल्दी से अनलर्न करवाना पड़ेगा. और बहुत इंटरेस्टिंग होता है. तो क्या हुआ कि नुपुल और योगेश तो मैंने बोल दिया अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं मसाई, और अपन पहले प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे. तो हम लोगों ने कहा, नुपुल ने कहा कि यार मैंने तो कभी पढ़ाया नहीं है. मैंने कहा यार मैंने भी कभी नहीं पढ़ाया. योगेश ने पढ़ाया है लोगों को. तो योगेश, हमें लगता था कि पेडागोजी योगेश संभालेंगे और हम दोनों तो वो करेंगे कि सिखाएंगे बच्चों को. फिर हमने कहा यार हमसे तो नहीं हो पाएगा. तो बिफोर स्टार्टिंग मसाई हम लोगों ने ना 2-3 कॉर्पोरेट ट्रेनर से बात की. मतलब ट्रेनर्स जो होते हैं ना, जो जाके सारे बड़े एमएनसीज के अंदर जाके ट्रेनिंग देते. तो हमने बुलाया, हमने कहा कि हमें तो देखो पढ़ाना है फुल स्टैक, आप बनाओ कोर्स मॉड्यूल HTML CSS जावास्क्रिप्ट का. तो पहले स्टार्ट करते हैं HTML से. उन्होंने बनाना स्टार्ट करा और उन्होंने कहा 1 हफ्ता लगेगा HTML को बनाने में. HTML बना के लेके आए. फिर मैं और नुपुल बैठे थे और उसने प्रेजेंट करना स्टार्ट किया. What is HTML? Hypertext Markup Language. Why we use HTML? And then there is a paragraph. Where is it being used in the web development? This is what you want us to use ChatGPT for now, no? नहीं, मतलब उसने जो थ्योरी थी, मतलब कुछ 30 से 40 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन होगी, उसमें केवल थ्योरी. मैं कहा ये क्या पढ़ा रहे हैं यार. मैं नुपुल के पास बैठा, मैंने कहा नुपुल ये पढ़ाएंगे वापस से, तो जो अनलर्न ट्रेनर करता है ये तो फोर्स कर दिया हमने. जो पढ़ के आया वही वापस पढ़ा दिया. ये इससे कैसे चेंज होगा? जो ये अगर पढ़ाना होता तो इससे तो सिचुएशन चेंज हो ही नहीं. 4 साल में नहीं हुई तो आज कैसे हो जाएगी? नुपुल को भी समझ में आ गया कि यार ये तो गलत है. नुपुल ने कहा यार ये तो कोड कब करवाएगी. तो वो जो ट्रेनर थी हमारे पास में, 7 दिन में 6 दिन तो थ्योरी थी और 1 दिन उसने कहा था कि कोड करवाएंगे, एक असाइनमेंट देंगे HTML के ऊपर. तो उसने कहा यार ये तो बच्चे तो बिल्कुल मतलब कुछ हो गई नहीं. फिर हमने सब बंद करवाया कि खुद ही करते, खुद ही घुसते, खुद ही सीखेंगे पेडागोजी क्या होती है. इन दी एंड क्या है यार इम्पोर्टेंट चीज, जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हो वही सिखाना है ना बच्चों को. और जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं
तब आपको कॉन्सेप्ट उसके हिसाब से सिखाने चाहिए, ठीक है। थ्योरी तो ये बहुत सीख के आए, थ्योरी में तो आज भी हमारे बच्चे चीता है, मतलब तुम कुछ भी पूछ लो उनको सब भी आ रहा है, लेकिन वो उससे मतलब ही नहीं है ना। इन दी एंड सबकी बैंड बजती थी कोड कर देना, मतलब स्विमिंग की डेफिनेशन से लेके स्विमिंग कैसे करे जाते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं स्विमिंग के, वो सबको पता है, लेकिन किसी को पानी में नहीं उतरना। तो गेम यहाँ पे यही था कि पानी में उतार दो, जितना जल्दी अनलर्न होगा उतना जल्दी अच्छा रहेगा, और उसके बाद फिर देन दे विल स्टार्ट स्विमिंग ऑन देयर ओन। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट हाउ वी यूज पेडागॉजी इन द स्टार्टिंग डेज ऑफ दिस। I like the idea of this because I think when you get into a place like IIT, this is my assumption. हो सकता है गलत है, but when you get into a place like IIT, which is easily the best institute, like group of institutes, correct, which is what I'm trying to get at. That my understanding of IIT is कि मेरे को बहुत सारे IITians मिले हैं, इधर को छोड़ के भी जिंदगी में बहुत सारे IITians मिले हैं. I think like 10% of them actually do what they learn in college. And I will start this off by asking you that you did go to IIT Kanpur, but what did you study there? So हमारे टाइम में मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट नहीं था. मैं जब ग्रेजुएट हुआ तब आया मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट. तो ऐसा होता है कि आप मेजर के कुछ कोर्सेज कर सकते हो जो आपकी डिग्री होती है बाय रैंक, एंड देन माइनर के आप कोई सी भी डिग्री कंप्यूटर साइंस से लेके कुछ भी आप कर सकते हो. तो मैंने मेजर करी है मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी में, और माइनर के लिए मैंने कोर्सेज करे हैं. तो माइनर के लिए जैसे अगर उस टाइम माइनर कॉन्सेप्ट होता तो मेरे को शायद माइनर मिल जाती इन साइकोलॉजी एज वेल एज कंप्यूटर साइंस. तो मैंने उस सब के कोर्सेज करे हैं, लेकिन मतलब मेजरली हमारे टाइम पे यही था कि एक ही डिग्री जिसमें आप घुसे हुए सो मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी. एंड दैट इज समथिंग आई होप that you've never used in your life. नहीं यार, वो तो फोर्थ ईयर के बाद ही छोड़ दिया उसको. फोर्थ ईयर के बाद ही किताबें. So that's what I'm saying. Like मेरे को बहुत सारे IITians पता है जिंदगी में, जो जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा होगा उसमें, ठीक है. And I'm talking like even CS वगैरह करे हुए जो IITians हैं, जो actually अपने कोर्स में कुछ नहीं करते. Like जो उन्होंने कोर्स किया हुआ है उसके बाद अपनी जिंदगी में वो कभी नहीं देखेंगे. Right? So I want to understand कि ये IIT का इतना फतूर क्या है? Why do people want to go to IIT so much? Because you've been there, you studied there also. आपके I know लोग जान पहचान के भी जाते रहते होंगे. I'm sure people come to you also to take this thing. So why should, because a lot of our students, if they're from IITs and if they're studying with us, you've understood the problem with IITs. Second, if you're not here from an IIT, then you want to be in an IIT, and I want to understand. And that what are these kids actually missing out on? यार बहुत सारी चीजें. जैसे IIT में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. तू क्या होता है जब IIT में घुसता है तो तेरे को लगता है कि तू तो अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर है ना, स्टेट टॉपर है, ठीक है. सब लोग ऐसे सोच के आते हैं कि मेरा डिस्ट्रिक्ट, हर कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर होता है. डिस्ट्रिक्ट टॉपर इज बाय डिफॉल्ट, है ना. तो तू घुसता तो हर रूम के अंदर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बैठा है, हर रूम में स्टेट टॉपर बैठा है, अलग-अलग जगह के. तो यू इमेजिन अ प्लेस जहां पे बेस्ट माइंड एक साथ है और उनको सारी फ्रीडम दी हुई है, तो दे डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो वहां से जो एक्सपोजर बिल्ड होता है विद द मोस्ट स्मार्टेस्ट पीपल इज बेसिकली, मतलब जो तेरे को बाहर प्रोबेबली 10 साल लगेंगे वो तेरे को वहां पे 4 साल में, और 10 या 15 साल लगेंगे वो वहां पे 4 साल के अंदर यू कैन एक्यूमुलेट फ्रॉम एक्सपोजर पर्सपेक्टिव. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिटी बहुत भयंकर होती है. और तीसरी चीज है कि जब इतने स्मार्ट लोगों के साथ आप बैठते हो ना तो आप कहीं के टॉपर रह नहीं जाते. तो आपका ईगो जो होता है ना IIT में घुसने से पहले वो सब शैटर हो जाता है. तो आप में जो हम्बलनेस जो है वो आ जाती है. ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप IIT से सीखते हो. मतलब IIT आपको सिखाता है. नॉट बाय डिफॉल्ट दे वांट टू टीच दिस, बट इट इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग. इट हैपेंस. एज फार एज आई थिंक जो पढ़ाई होती है वहां पे, वो मुझे लगता है कि यार वो ज्यादा डिफरेंट नहीं है टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस से. मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब देयर आर सम अमेजिंग इंस्ट्रक्टर्स. लाइक फॉर एग्जांपल यार हम लोग बहुत लकी थे जब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में HC वर्मा सर ने पढ़ाया था हम लोगों को. HC वर्मा सर सब किताबें पढ़ के आए 11th 12th में और वही सामने पढ़ा रहे हैं. तो दैट मतलब देयर आर सम इंस्ट्रक्टर्स दोस आर लाइक रियली अमेजिंग, बट देयर आर इंस्ट्रक्टर्स दोस आर लाइक एवरेज इंस्ट्रक्टर्स आल्सो. तो मतलब पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा उनके हाथ में होता भी नहीं है यार, क्योंकि करिकुलम भी 10 साल में चेंज होता है. तो वो ज्यादा इंडस्ट्री और बाकी सब चीजें हो ही नहीं सकती है वहां पे. तो आपको कभी कॉलेज में लगा लाइक, because I went to DU. हमारा like our experiences in that sense won't be the same because आपने इंजीनियरिंग किया, मैंने आर्ट्स
English honors किया हुआ है. But this experience that you're talking about, because I went to North Campus, जहाँ पे basically अगर आपके 95% से नीचे number है, unless you're good at like talking shit like me, which is basically how I got through, you can't really get into North Campus. Right? And you are surrounded by these people. And all those three things that you just spoke about, that's honestly all. And I read a bunch of books, so it's nice to say at parties. But वो same experience मुझे भी exactly रहा है. But I also when I joined DU ना, तो मैंने actually history honors लिया था. और मैं अपने पहले साल में like first I think we didn't have semesters, हमारा annual उसमें चलता था. So we were studying कि हड़प्पन वाली civilization ने एक बहुत advanced leakage system, your plumbing system बनाया हुआ था. Correct. और जब मैं वो पढ़ रहा था, I was like leakage system. when am I going to use this information in my life? मतलब अभी आप कहीं पे भी चले जाओ, we do it better. We have pipes, you know. So तो मुझे लगा कि ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, right? And I was like मेरे को नहीं करना है क्योंकि मैं कभी नहीं यूज कर पाऊंगा ये information, and that's why I switched to English. आपको कभी लगा कि मैं IIT में तो हूँ, ये बहुत सही जगह है, I'm sure आप चिल भी बहुत कर रहे होंगे जिंदगी में, अच्छे दोस्त बने होंगे वहाँ पे, कई सारे लोग आपके इधर भी काम करते हैं, juniors, seniors, very interesting, smart people. कभी क्लास में बैठ के लगा कि what the hell am I doing? नहीं यार, मतलब क्लास तो जाता ही नहीं था यार. तो You guys still have 90% attendance requirements, okay? Before you take this the wrong way. यार बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो मैंने कंप्लीट कर लिए जिसके प्रोफेसर्स को ही नहीं देखा मैंने, ना उन कोर्सेज के नाम याद है. बट मैं कभी फेल नहीं हुआ और मैं कोई बेकार CGPA से नहीं निकला. मैं डिसेंट CGPA IIT कानपुर के रूल्स के हिसाब से काफी अच्छी तो नहीं है, डिसेंट CGPA से बाहर निकला. यार पढ़ाई करने गया ही नहीं था मैं. तो मैं वही बोल रहा हूँ, देखो मेरा चेंज क्या हुआ कि मैं 12th तक मैंने बहुत पढ़ लिया यार, 12th इवन कोटा में भी बहुत पढ़ लिया. तो मेरा ये एंगल हो गया था कि मैं पढ़ लिया यार, जितना जीवन में लोग पढ़ते हैं उसका मतलब 10x मैंने पढ़ लिया टिल 12th itself. अब और मैं जब घुसा ना तो मेरी लाइफ में तो बहुत सारी चीजें नहीं थी. तो मुझे बहुत सब चीजें जैसे मैं, ये तो बहुत सारे लोगों को पता है ये चीज कि मैं जब घुसा तो जहाँ पे हम लोगों का वो हो रहा था, जहाँ पे हमारा हॉस्टल अलॉट हो रहा था, उसके पास में एक रूम था जहाँ पे लोग टीटी खेल रहे थे. दैट इज लोगों को टीटी खेलते हुए, और टीटी जैसा कोई गेम होता है ये मैंने पहली बार देखा. सीरियसली बता रहा हूँ कॉलेज के लिए. अब मैं सोचता रह गया ये क्या खेल रहे हैं. लिटरली उससे पहले नहीं देखा था. अरे यार हमारे घर में ना कभी केबल थी है ना, तो DD1 DD2 आता था और टीवी पे बैन लगा हुआ था कि टीवी देख नहीं सकते. तो मतलब मैं तो दुनिया से कटी था, किताबों के अलावा कोई और चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी. तो उस मामले में यार मैं वहां पे गया, जैसे मेरे वो थे क्या नाम है जो अब वहां पे कल्चर है IIT में है ना. तो IIT में सबसे पहला कल्चर होता है खोलना होता है, मतलब यू नीड टू बेसिकली गिव योर इंट्रो है ना. बहुत इंटरेस्टिंग होता है. डू यू वांट टू हियर? या absolutely. Can you look at that camera and do it please? So जैसे मेरे टाइम पे इंट्रो मुझे याद नहीं है यार पूरा का पूरा, लेकिन आई विल ट्राई. सो मेरा नाम प्रतीक शुक्ला है, मेरे बाप का नाम प्रणव अग्रवाल है. बाप इज द, वहाँ पे बाप भाई का कल्चर होता है. तो बाप इज योर सीनियर, नहीं सुपर सीनियर होता है. तो एक सीनियर जो होता है, जैसे अपने यहाँ पे IE वाला कंसेप्ट होता है ना, वहाँ पे भी IE वाला कंसेप्ट होता है, लेकिन 1:6 में होता है. तो जो IE होता है वो आपसे 1 साल सीनियर होता है और वो आपका बाप होता है. उसकी गर्लफ्रेंड आपकी माँ होती है ना. और जो आप 6 लोग होते हो वो आप लोग भाई होते हो. तो आप एक दूसरे के भाई होते हो. तो वहीं से अब जैसे जो मेरा बाप है उसके जो 6 भाई थे वो मेरे चाचा हो गए सारे के सारे. सो दैट्स द कल्चर इन IIT. सो मेरा नाम प्रतीक शुक्ला है, मेरे बाप का नाम प्रणव अग्रवाल है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में मेरा अखिल भारतीय वरीयता क्रमांक 2054 था. मैं यहाँ पदार्थ एवं धातुक्रम अभियांत्रिकी में प्रवेश लेने आया हूँ. मेरी अभिरुचियाँ यही है. तो मतलब ये पूरा हिंदी में बोलता था. मतलब you need to basically, you won't understand. I have, even if I got rank 1, I would have left IIT immediately. तो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था. कॉलेज में गया डे वन पे गद्दे खरीदने होते, साइकिल खरीदनी होती. वहाँ पे बाइक से अलाउड नहीं है, तो साइकिल खरीदने गया. तो वहाँ पे मेरी एक सीनियर थी मानसी करके, वो दिखी
और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे देखते ही समझ में जाते हैं, बेकार से दिख रहे होंगे, है ना, फॉर्मल पहना होगा, बिल्कुल बाल चिपका रखे होंगे, तेल लगा रखा होगा, बिल्कुल वैसे वाले जो बच्चे होते हैं वही होंगे, मतलब फर्स्ट ईयर वाले होंगे। तो मैं आ रहा था वहां पे पापा के साथ था, वो आई, अच्छा बच्चे हो, Oh, I've not heard the word "fache" in so long. फच्चे मीन्स फर्स्ट ईयर। First year, yeah. मैं देख रहा हूँ उसके फच्चे बच्चे बताएं क्या बोल रही है, तो मैं पापा की तो देखा, मैंने नहीं जानता मैं। पापा को लग रहा है ये पता नहीं यहाँ पे लड़कियों के क्या कॉन्सेप्ट बना के बैठा है, तो मैं नहीं जानता। तो मैंने कहा कि अच्छा तुम इधर आओ, तो मैं गया उसके पास में, मैंने कहा खोलो, शॉपिंग सेंटर, बहुत सारे लोग, तू पहली बार आया कैंपस में, डे 1 है, उससे पहले तेरी रैगिंग हो चुकी है और तू वहां पे खड़ा है, वहां पे एक लड़की कह रही है खोलो। मैं कहा क्या खोलो? क्या बातें हो रही है यार, यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रही है, मैं किसी और देश में आ गया हूँ, टीटी पहली बार देख रहा हूँ, खोलो। मैं कहा क्या खोलूं, मैं नहीं खोल रहा। दिस वाज माय लिटिल लाइंस। और फिर उसने कहा कि बाप कौन तुम्हारा, ये बता दिया था कि कोई बोले बाप कौन है तो प्रणव अग्रवाल बोलना, तो मैं कहा प्रणव अग्रवाल। उसने कहा ठीक है, उसकी क्लास लेती हूँ, चली गई। पता नहीं क्या हुआ, ये पागल मेरे को ऐसे लग रहा था सब सरफेरे लोग घूम रहे, क्योंकि सुबह से जो हो रहा था वो सब सरफेरे वालों का ही काम हो रहा था। तो गए और फिर उस दिन रात को बताया गया कि ये बोलना है आपको, खोलो कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा। तो रात को बैठ के सब रात को 3 बजे बैठ के रट रहे, क्योंकि कल सुबह से रैगिंग स्टार्ट होगी और आपको बोलना रहेगा। तो ये सब हुआ था, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग था यार, मतलब हम लोगों का जो स्टार्टिंग वाला पीस था, ये ऐसी इतने नॉमेनक्लेचर होते हैं यार वहाँ पे जो हमने पहली बार देखे, और उसके बाद आपको समझ में आता है कि यार ये एक डिफरेंट दुनिया है, मतलब यू डोंट नीड टू बेसिकली बिलोंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यू कैन बी ओवर हियर, एंड दैट्स व्हाई वी शेयर सच अ स्ट्रांग बॉन्ड। अब मैं जब वहाँ पे था तो मैं तेरे को जो इंसिडेंट बता रहा था वो ये था कि मैं जब एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से गया रूम में, तो मेरा जो भाई था प्रणय शेट्टी, उसके पास में एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक गिटार, मैं देख रहा हूँ यार इलेक्ट्रिक गिटार तो बहुत अच्छी चीज है। उसने कहा कि आई कैन प्ले आल्सो, मैं कहा तुझे आता है बजाना? हाँ, बजा के बता। वो बजा रहा है यार, सब देख रहे हैं ऐसा उसको। He was playing since he was I think probably 12 or 13 year old। ऐसे लोग आते हैं वहाँ पे, मतलब नॉट जस्ट इन एकेडमिक्स बट हर तरफ ऑलराउंडर लोग। तो अब जब आप वहाँ पहुँचते हो तो आपको सीखने की इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि फिर आप पढ़ाई वढ़ाई पे क्या ध्यान दोगे यार, आप तो मतलब फिर दुनिया एक अलग, एक पहले उसको तो कैचअप कर लो। तो मेरा तो 4 साल ये था कि मैं आज मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन 4 साल बाद जब मैं निकलूंगा यहाँ से तब मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा कि मैं मतलब चीता होऊंगा। और वो मैंने प्रूव भी करा यार, यंगेस्ट था बहुत सारी चीजों के अंदर, कॉलेज में इलेक्शंस हो गए चाहे कुछ भी हो गया, तो आई डिड ऑल दोस थिंग्स। व्हाट co-curricular did you do? Co-curricular, everybody knows co-curricular. Co-curricular means पढ़ाई के अलावा। Clearly इन्होंने पढ़ाई तो की नहीं हुई है, which I'm going to hold against him in the next marketing meeting. But what did you do outside of studies in everything? So I'll tell you, like हमारे हॉस्टल का इलेक्शन होता है जो कि बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, वो मैंने जीता था और सिंगल हैंडेडली जीता था। सिंगल हैंडेडली एज इन कि मतलब मेरे टाइम पे कोई अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि सबको पता था हार जाएंगे। सीरियसली लिटरली बता रहा हूँ। Oh, this is how IIT made him humble apparently. नहीं यार, वो humble वाला एंगल नहीं है, पर इलेक्शन के अंदर तो पता है ना कि आप वो वहाँ पे भोकाली होती है ना, कानपुर के अंदर भोकाली की जाती है, तो आप भोकाल मतलब that is something which is already decided by seniors। तो enforced by senior कि ये लड़का भोकाल है, तो मतलब फिर वहाँ पे गेम चेंज हो जाता है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आई थिंक मैंने ना जो वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स होते हैं, तो जैसे ड्रामेटिक्स क्लब हो गया, डांस क्लब हो गया वगैरह, मैं क्लब्स में गया नहीं, ड्रामेटिक्स में गया था एक बार, वो भी बहुत मजेदार चीज हुई थी, लेकिन ड्रामेटिक्स क्लब के अलावा फिर मैं गया नहीं कहीं पे। बट मैं सब जगहों पे ऑर्गेनाइजिंग टीम्स में था, मतलब मेरे पास में, जैसे मैं तेरे को बताता हूँ, जब मैं 3rd ईयर में था तो मैं यंगेस्ट था, हमारा जो फेस्ट होता है अंतराग्नि, जो कल्चरल फेस्टिवल है, उसका कोर टीम मेंबर। तो मेरे पास में टीम थी कुछ 150 लोगों की कॉलेज के अंदर, जो who used to report to me. Starting to sound like Masai right now. So in my 3rd year, in my 4th year, I had a team of 300 people, those who were actually working with me. So, are there any lessons that you got out of doing these kinds of things
being in the organizing committee and organizing your elections, doing your college fest and things like that. Did you learn any lessons that have been useful for you? I've learned everything over there. I've bonded with the best people over there. So, जैसे केशव है, for example. Keshav and I share a special bond. The reason for that is because of the festivals. All these people, those who are from IIT Kanpur over here, they share a unique bond with me is because of festivals. Where you have seen people, how they are performing. So, वहाँ पे fraud पता करना बहुत easy है ना? और वो आपको पता पड़ जाता है with the people those who are contributing, whether someone is contributing, whether someone is not contributing. And they become your friends for life. They also, like if you are leading the team and how well you are leading the team, they also build that kind of a respect for you, like how you can basically build a team. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. जैसे अब केशव है, वो मेरा बैचमेट है. सुमित था जैसे, वो मेरा बैचमेट. और सुमित को मैं सुमित को रिपोर्ट करता था अपने सेकंड ईयर में, और उसके बाद मसाई में ही वाज रिपोर्टिंग टू मी. तो और वो उनको कभी फ्रिक्शन नहीं है. फ्रिक्शन इसलिए नहीं आया क्योंकि यार सब में जो रेस्पेक्ट है ना एक दूसरे के लिए, सबको अपनी एक दूसरे की स्ट्रेंथ पता है, और वो उन 4 सालों में पता पड़ गई थी. तो जब स्ट्रेंथ पता है तो अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है तो वो सही ले रहा होगा. एंड एवरीवन वांट्स टू वर्क विद दैट पर्सन. नो वन हैज ईगो क्लैश कि यार ये तो मेरा बैचमेट है, ये मुझे कैसे हायर कर रहा है. ये जो बाकी सब जगहों पे होता है ना, ये सब चीजें नहीं होती वहाँ पे. क्योंकि और नॉट जस्ट दैट यार, मतलब अगर आप 20 साल के बच्चे 150 लोगों की टीम को मैनेज कर रहे हो, जहाँ पे आपके हाथ में ओपन बजट है. मतलब मैं 4th ईयर में था तब मैं अपने फेस्टिवल के अंदर आई वाज अ मार्केटिंग हेड एंड आई गॉट 1.6 crore as the sponsorship amount. My team actually got 1.6 crores, which was the highest at that point of time. अब 1.6 करोड़ रुपए हमारे हाथ में. तो सोच कि 21 साल में किसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि एक तरफ 300 लोगों को संभालना, एक तरफ 1.6 करोड़ रुपए लेके आओ, है ना, वो भी तुम्हारे पास ही रहेगा. But that is what IIT gives you. So I've remembering an interesting conversation with I'm going to name drop right now with Vineeta Singh, who she's the CEO co-founder of Sugar Cosmetics. When I spoke to her and we were just talking about you as a pre-interview में जैसे कहते हैं, and she was like कि one thing that you can do better than anybody else, and this is, she only said it by the way, is that you work really hard, so a lot of investors always trust that you will like deliver on things. And the second thing that she told me is that you can go and fundraise like nobody else's business. Anything in college that has gotten that going, because I know a lot of people who are able to work hard. I personally think I like to believe that I can work hard as well when I need to. Appraisal season again. But raising funds is something that मतलब बहुत बड़ी companies में उनके co-founders वगैरह नहीं कर पाते. Anything you learned in your college time which has sparked that, because it's coming from an authority also. Vineeta Singh is not a joke when it comes to fundraising either. So क्या है ना कि fundraise requires 2 things. One, to show the vision that you have. Vision वाला एंगल तो हम लोगों का sorted ही है, क्योंकि vision तो बहुत ही crystal clear है. दूसरी चीज है कि convince करना है कि we are the best team who is going to win. Correct? क्योंकि vision सबके पास होगा. Vision तो होगा कहीं ना कहीं के पास होगा. मतलब obviously सबके पास तो नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ लोगों के पास तो होता है. But कि we are the best team, उसके लिए convincing चाहिए. Convincing वाला एंगल मैंने कॉलेज के अंदर बहुत करा है ना. तो अब जैसे quite an interesting incident which has happened. तो जब मैं बना था, मैं क्यों बना अपने 3rd ईयर में यंगेस्ट बंदा जो 3rd ईयर में कभी भी कल्चरल फेस्टिवल का कोटी मेंबर नहीं बनता, मैं ही बना. और क्यों बना, उसके पीछे रीजन ये है कि मैं हॉस्पिटैलिटी हैंडल करता था. हॉस्पिटैलिटी को पहली बार कोटिंग का पार्ट बनाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम in the history of cultural festivals in northern India, Antaragni, which is a cultural festival of IIT Kanpur, Rendezvous, which is a cultural festival of IIT-JEE, Oasis, which is a cultural festival of Brits Philharmonic, were clashing on the same day. अब क्लैश तो हो रहे हैं, वो तो ठीक है, मतलब कि सब क्लैश हो रहे हैं, लेकिन क्लैश होने से प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि DU
which is so क्या होता है ना. Hold on a second. And then IITian is going to talk about Delhi University. I'm gonna like this part. Sorry. I think there's a line from like Rangde Basanti which is like कुछ भी का गुलाबो mood तो हम ही set करते हैं. Go on. Correct. तो वो mood set करना वाला वो बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि यार देखो प्रॉब्लम ये है ना कि IITs में ना boys to girl ratio जो होता है, girls ratio जो होता है वो काफी skewed होता है. मतलब हमारे टाइम पे जैसे हम लोग 540 लड़के थे और 18 लड़कियां थी, है ना. सो देख रहे हो कि डिफरेंस कितना है. अब कल्चरल फेस्टिवल एक ही टाइम होता है जिसमें क्या होता है कि सारे इवेंट्स होते हैं. डांस हो गया, ड्रामेटिक्स हो गया, फैशन इवेंट हो गया, ये सब होते हैं. अब उसमें जब गर्ल्स आपके कॉलेज में है ही नहीं तो पार्टिसिपेशन कैसे होगा? तो पार्टिसिपेशन के लिए फिर डीयू बेसिकली आते हैं. डीयू से काफी कॉलेजेस, तेरा भी कॉलेज आता है, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं एंड दे पार्टिसिपेट नॉट जस्ट इन dance, dramatics and other things, but also in debates and everything. Correct. Yeah. So वो ना पार्टिसिपेशन जरूरी होता है. और फीमेल अब कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि 5,000 लोग अगर आ रहे हैं उसमें 4,500 लड़के और 500 गर्ल्स हैं तो फिर तो वो कल्चरल फेस्टिवल वाली फील ही नहीं आएगी. तो also like, basically I think it's really important to also know कि like in a lot of how we interact as a society with women that gets decided pretty much during your growing years. Exactly. That equitability अगर कॉलेज में नहीं रहेगी. Correct. तो जब आप कॉलेज के बाहर आओगे तो equitably आप कभी कर नहीं पाओगे. Correct. और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेजरली बिकॉज डीयू पार्टिसिपेट करता है तभी फेस्टिवल काफी अच्छा होता है क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस जो डीयू वाले लोगों की होती है. मतलब एक कल्चरल फेस्टिवल एकमात्र ऐसा टाइम है जिसमें मैं आईआईटी वाले लोगों को ऐसे सर झुकाए देखता हूँ. मेजरली बिकॉज द वे we used to prepare, the way DU guys prepare and like AS all the events is amazing. So competition, बहुत सारी चीजें. एक फेस्टिवल को बनाने में it's not about the people those who are coming, it's also about कि competition का क्या लेवल हो रहा है. स्पॉन्सर्स हैप्पी हैं कि नहीं है कि यार हम तो स्पॉन्सर्स प्राइजेस दे रहे हैं लेकिन होगा कि नहीं होगा, मतलब कुछ कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करा तो क्या होगा. तो इसीलिए अब DU के लिए सबसे इजी चीज क्या है कि उस टाइम पे रॉन्डेवू हो रहा है तो दिल्ली से दिल्ली में जाना है तो चले जाओ, है ना. दूसरी सबसे इजी चीज होगी या तो ओएसिस 3 घंटा दूर है तो ओएसिस चले जाओ या फिर 9 घंटे श्रम शक्ति में बैठ के कानपुर आओ. तो अब ये एक बहुत बड़ी चैलेंज था. तो हम लोगों ने डीयू कॉलेजेस कॉल करना स्टार्ट करा, मिरांडा, गार्गी, जितने भी कॉलेजेस हैं सबने कहा कि यार हम लोग नहीं आ सकते इस बार अंतराग्नि में क्योंकि यहीं पे हो रहे हैं सारे फेस्टिवल तो यहीं पे पार्टिसिपेट करेंगे. हमने कहा ये तो पूरा फेस्ट की बैंड बन जाएगी. That's when the entire core team included me into the core team and I spent close to 2 weeks in Delhi. और एक ऐसा पॉइंट होता था जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ तुम्हारे साउथ कैंपस में और वहाँ पे सराउंडेड बाय ऑल गर्ल्स कॉलेज में सराउंडेड बाय 60 गर्ल्स एंड दे आर आस्किंग कि why should we come to Kanpur by taking श्रम शक्ति, why can't we go to Oasis and why can't we go to Rendezvous. तो कन्विंस करा कि लेवल ऑफ कंपटीशन अच्छा होगा, प्राइज मनी काफी अच्छी होगी. द अदर कॉलेजेस हु आर कमिंग इन, तो एक कॉलेज मेरे को बोलता है कि हम सोच रहे, तो मैं उनका नाम अगले कॉलेज में यूज कर लेता था कि ये तो आ ही रहे हैं, अब आप बताओ कि आप क्या करने वाले हो. और उधर राइवलरी जो है ना वो बहुत अच्छी थी. आई प्लेड विद द राइवलरी व्हिच इज एग्जिस्टिंग इन द साउथ कैंपस एंड नॉर्थ कैंपस. तो उन दोनों को एक दूसरे से कम्पीट करना है. लेकिन एक तो वहां आ रहा है तो आप कहीं और जाके कहीं कम्पीट करोगे, आपको तो वहीं भी आना पड़ेगा ना. डीयू में ये बहुत होता है कि नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस विल ऑल बी राइवल्स टुवर्ड्स ईच अदर until there is a south campus college involved. And all north campus colleges are together in the south. Exactly. So I use that rivalry to convince people and उस टाइम पे even when 3 festivals were clashing, we had the highest participation from DU in Antaragni. So वो सब चीजें जो है यार यही सब चीजें सीखी हैं जो अब यूज होती हैं. तो अब फंड रेजिंग करने जाओगे वही अगेन कन्विंसिंग इज व्हाट इज नीडेड. सो आई थिंक ऐसे बहुत सारे लाइफ में इंस्टेंसेस हुए हैं व्हिच इज एक्चुअली हेल्पिंग. टेल मी अ डिस्ट्रक्टिव वन. ये तो बहुत मतलब यू साउंडिंग लाइक अ नाइस पर्सन. तो ये kind of boring, Prateek, is all I want to say. Okay, it's good to know कि मतलब oh I made a life, I bought a BMW and all that jazz. And that is all cool with me. But ever gotten into trouble in college? Enough number of times. Like I think हर सेमेस्टर में मैं एक बार ट्रबल में आया हूँ. 2 बार डिस्को हुई है भाई मेरे ऊपर 2 बार डिस्को बैठी है.
So for people who are outside of Masai who are hearing this, Disco is called disciplinary committee. It is one of the most feared places. A Masai or a मतलब 2 बार मैं terminate होते रह गया from IIT Kanpur. One was in 3rd year and other one was in 4th year. Which one? अगर आप terminate हो जाते, would you have preferred to be terminated for reason for 3rd year or 4th year? 4th year. Third year वाला. Okay, tell me. What was the reason? Let me decide. Yeah. यार जो डिस्को मेरे ऊपर बैठी ना, वो किस रीजन के कारण बैठी वो बताता हूँ. तो जैसे मैंने तेरे को बताया कि मैं 6th क्लास से एक भी एग्जाम जो दिया है ना वो नाइट आउट मार के दिया. तो क्या था कि हमारा मिड सेमेस्टर एग्जाम था. मिड सेमेस्टर में एक दिन में 3 एग्जाम होते हैं. तो नाइट आउट तो मारना ही है, पूरा कॉलेज नाइट आउट. मिड सेमेस्टर में एक दिन में यू हैव 3 डिफरेंट पेपर, 3 सब्जेक्ट पेपर्स. क्योंकि 3 दिन में निपट जाता है या 2 दिन में निपट जाता है. अपने मिड सेमेस्टर काफी हेक्टिक होता है. तो आपको नाइट आउट मारना है, देयर इज नो ऑप्शन, है ना. और अगर 3 दिन तक चल गया तो सम पीपल आर ऑन नाइट आउट फॉर 72 आवर्स और मोर देन दैट. मतलब पीपल आर ऑन नाइट आउट फॉर लाइक दैट. तो आई वाज आल्सो ऑन नाइट आउट. 72 आवर्स से सोया नहीं था. मेरा था इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पेपर. तो उस टाइम पे क्या है कि मैं कॉलेज में थोड़ा सा वही मतलब बिकॉज फेस्ट करवा रहे हो तो मैं ईयर स्टड पहनता था और मैं बिल्कुल लंबे बाल. I need to see pictures, man. Varun, make sure we get this picture in here for the people to see. ईयर स्टड थे, लंबे बाल थे और तो मैं थोड़ा सा लगता था कि हिप्पी गैंग का पार्ट हूँ. ऑल्दो मैं कुछ नहीं करता था ऐसा, लेकिन तब भी लोगों को लगता था कि हिप्पी गैंग का पार्ट हूँ. Oh, I used to do all the things and I didn't have the long hair. तो क्या हुआ कि मैं 72 आवर्स से सोया नहीं था. अब मैं पेपर देने गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. द प्रोफेसर ऑफ दैट पेपर वाज आवर वार्डन. ओके, मतलब जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ले रहे थे प्रोफेसर, वो हमारे वार्डन थे. और मैं क्योंकि अपनी ऑल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर था, तो वार्डन से मेरा डेली उठना बैठना था. और मतलब फोन मतलब उनके पास मेरा नंबर सेव था, मेरे पास उनका नंबर सेव था. ही नोस मी सिंस आई वाज इन 2nd ईयर. ये 3rd ईयर की बात है. तो ले रहे थे वो. मैं गया, पेपर दिया. पेपर उनको जाता है ना, पर तब भी थोड़ा बहुत कर लिया. कंप्लीट करके मैं बाहर निकला और फिर मैं, केशव, हम लोग सब लोग जो हमारा पूरा गैंग था वो गया. हमारा वहाँ पे एक जगह होती है IIT कानपुर में एक जगह थी MT, विच इज लाइक अ हैंग आउट प्लेस. तो कुछ भी करके आओ, नाइट आउट मारो, कुछ भी करो, वहीं पे सब मिलेंगे. वहीं पे चाय है, सुट्टा है फॉर सम पीपल दोज हु स्मोक, समोसे सब वहीं होता है. तो हर एग्जाम के बाद आपको MTP मिलना है. सब MTP मिल जाएंगे. मतलब वहाँ पे देर आर 100 पीपल दोज हु आर ओवर. तो वहाँ पे पहुंच गए. मैं गए, हम लोग ने चाय ऑर्डर करी और हम लोग पी रहे थे. मैं कहा ये लास्ट पेपर निपट गया, चलो अब सोते हैं, फिर फेस्ट आने वाला है ना. एंड सडनली सो आई लाइक दिस बाय द वे कि आप मतलब पेपर के पहले नहीं सोऊंगा, मैं फेस्ट के पहले. नहीं, फेस्ट में भी 4 दिन नाइट आउट ही होता है, लेकिन बट 72 आवर्स से सोई नहीं होता. अब जाके चाय पी के सोएंगे. उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरा फोन एकदम से बजना स्टार्ट हुआ. मैं कहा यार ये प्रोफेसर क्यों फूक कर रहा है. और वो प्रोफेसर कॉल कर रहा है. तो मैं कहा यार पेपर तो दे दिया अपन ने, कुछ होगा शायद, अच्छा कर दिया हो या कुछ तो होगा. मतलब मैंने उठा लिया फोन. मैं कहा कि यस सर बताइए. Prateek, I saw you in the exam room, but your paper is not here. Where is your paper? मैं कहा my paper is not here. मैं कहा सर मैंने तो दिया था, जमा करा था, आपके पास में ही होगा. तो मैं कहा यार वापस आओ जल्दी से. तो मैं चाय छोड़ के, मैं, केशव और बहुत सारे लोग, हम लोग भागते हुए गए कि यार पेपर कहाँ गायब हो गया. मतलब 0 नंबर तो नहीं आ रहे थे यार, कुछ तो अच्छे आ ही जाते, कुछ तो लिख के आया ही था. मैं गया वहाँ पे, ढूंढा जहाँ मैं बैठा हुआ था वो जगह पे, देखा मैं पेपर तो मिल नहीं रहा है सर. तो मैंने चेक इट इन योर बैग. And I opened my bag and the paper was over there. The answer copy was over there. वो मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, ये कैसे अंदर आ गया. I had no idea. उसको ये लगा कि ये आंसर कॉपी लेके गया है बाहर और बैठ के आंसर लिख रहा है. अब वहां तो अलग सिचुएशन हो गई. अब प्रोफेसर कह रहा है कि ये तो आई कांट एक्सेप्ट इट. मैं कहा अरे सर मैंने कुछ भी नहीं करा, हम तो चाय पीने गए थे, ये देखो 3-4 लोगों को और लेके आया होगा, वो तो चाय पी रहे थे, मैं कुछ आंसर नहीं लिख रहा था. उसने कहा नो आई कांट टेक इट. मैं कहा सर आपको तो लिखना पड़ेगा, मतलब कुछ करा ही नहीं. सर ने लिया, उसने कहा ठीक है आई विल सी व्हाट नीड्स टू बी डन. अब रात को 6 बजे नहीं, रात को 5 बजे कॉल, 5 बजे, सुबह 5 बजे, रात नहीं, वो सुबह 5 बजे कॉल आता है मेरे पास में अगले दिन
कि प्रतीक, I haven't slept the entire night. ये प्रोफेसर बोल रहा है, I haven't slept the entire night and I need to submit your case to DISCO because you have violated, you have taken the answer copy at home. तो मैं कहा सर मेरे साथ एब्सेंट माइंडेड सिचुएशन हो गई होगी, मैं 72 आवर्स से सोया नहीं था, गलती से पेपर बैग में जो नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं आपके, आप इसलिए डाल दिया होगा। सर आप आंसर देख लो, अगर मैं बाहर जाके लिखता तो 50 में 50 नंबर आ रहे होते था, ये तो 12-13 नंबर आ रहे थे। देख लो एक बार, बाहर जाके मैं इतना बुरा क्यों लिखूंगा? No, I don't have any inclination. You need to submit your case to DISCO. So I'm giving your case to DISCO. अब DISCO होने वाली थी, तो वो तो 72 आवर्स का मतलब तू ये सोच कि उसके बाद भी मेरा 96 आवर्स हो गए, मैं सोया ही नहीं। DISCO होने वाली थी, 3 दिन बाद DISCO आया। DISCO में बैठे हमारे डोसा, which is Dean of Student Affairs, डायरो, everyone, डायरेक्टर सब लोग बैठे हुए। मुझे अपना केस सबमिट करना था। अब मैं गया वहाँ पे अपना केस सबमिट करा, मैं कहा सर मेरे साथ तो एब्सेंट माइंडेड सिचुएशन होगी, मैं तो गया और पेपर अंदर आ गया, मैंने कुछ नहीं लिखा और ये सब चीजें, आपको देना तो 0 नंबर दे दो। डिस्को बिठाने की क्या जरूरत है? डिस्को का मतलब है घर पे लेटर जाता है। हाँ, घर पे लेटर जाता है कि आपके बच्चे पे डिस्को बैठ रही है, शायद इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि आपका बच्चा टर्मिनेट हो जाए। मैं ये सब क्यों करने की जरूरत है, ये सब तामझाम क्यों करा? मेरे घर वाले टेंशन में बैठे हैं, मैं टेंशन में बैठा हूँ। 0 देना, 0 दे दो, मैं आगे जाके मेहनत कर लूंगा। पर वो नहीं, ये तुम्हारा इंटेंशन पे क्वेश्चन है। That is what I keep on telling it to our students also ना, कि 0 मार्क्स देने वाली बात नहीं है plagiarism. It's about your intention. So उनको लग रहा था मेरा इंटेंशन ये था कि मैं कॉपी बाहर ले जाऊंगा और लिख लूंगा। ये तो प्रोफेसर ने सही टाइम पे कॉल कर दिया, इसीलिए ये बच्चे ने कॉपी वापस लेके आ गया। अदरवाइज अगर प्रोफेसर थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता तो ये बच्चा जो है ये पूरा आंसर लिख लेता। That is how they were thinking. Versus in my case the thing was that ये तो गलती से आ गई। तो वहाँ पे हमारी जो मेन काउंसलिंग हेड थी शर्मिष्ठा मैम, ये सब लोग बैठे हुए और मैंने ईयर स्टड पहने हुए, मैं इतने रातों से सोया नहीं हूँ, तो डार्क सर्कल्स मेरे बहुत ज्यादा, मेरे बाल ऐसे, और मैं नहाते तो थे ही नहीं, 7-7 दिन तक नहाते नहीं थे, तो नहाया हुआ भी नहीं हूँ बिल्कुल ऐसे। डू यू डू ड्रग्स? डिस्को बॉल में मेरे डायरेक्टर एक्टर से बैठे हुए हैं और वो पूछे कि डू यू डू ड्रग्स? नो। तो कहते हैं it looks like that you do drugs. And how does it look like? Absent minded situation कैसे आ सकती है किसी भी इंसान की? मैं कहा सर मैं 72 घंटे सोया नहीं था। उसने कहा कोई नहीं सोता कैंपस में। तो ये कैसे आ सकता है? No one was believing this. But somehow because then I applied all the contacts that I had in college कि मैं काफी रिस्पॉन्सिबल बच्चा हूँ और ये सब चीजें, तो उस तरह से करके मुझे फाइनली 0 मार्क्स मिले। फाइनली मैं छूट गया एक वार्निंग के साथ में कि अब अगर डिस्को हुई तो आप बाहर चले जाओगे और ये सब चीजें। बट बहुत ही मतलब वो ऐसा केस था जो कि एक 20 साल के बच्चे के ऊपर, तो सोच कि अब आपको जिस 3 साल जिस पे काम करा आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आपको कॉलेज से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वो और घर वालों की जो टेंशन थी वो बहुत बढ़ जाती, बट देन समहाउ आई गॉट आउट ऑफ इट। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये हाउ डज दिस स्विच कम, बिकॉज़ a lot of our students, and I know this firsthand and I also know it from other people, is that हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कॉलेज में they don't take college that seriously, but then they have this overwhelming feeling कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में, and that ambition drives them either towards Masai or sometimes even like कि I don't have any other option, I have to do like Masai, and once they complete Masai they get into a place of working in tech careers and doing really well for themselves, जिससे उनका like थोड़ा सा, I know it happens with me also, every time I get a little more money I'll go make some weird purchase, मतलब 20,000 का जूता ले लिया, रेंट के पैसे नहीं है but जूता है। So how have you gone from being studs, long hair to a place of responsibility where you don't just have responsibility for like 300 people who work for you, with you, however you want to call it, but also like 6,000 people who are studying with, with Masai and things like that. How have you navigated life after college to a point of being an entrepreneur? Because Masai is not your first entrepreneurial like venture, right? You had Grabhouse, which was a startup that was acquired by Quicker, and I think was doing really well as a
not the competitor. I think like it was before No Broker. It was around the same time. Around the same time as So well. you were the first. Yeah, exactly. Most of the things, yes. So how does that switch come by from being the person you just described to being the person that is sitting in front of me? And the person who's sitting in front of me, a lot of you might not know, has actually the reason why he's dressed so well is that he's come from a ceremony today. Where our man, our CEO, and very honored, is the Times 40 under 40 in India. How does a man sitting in front of his directors, looking like a druggie, his words, not mine, goes to sitting today in front of some of the top, entrepreneurs in India? How does that switch come in? What advice do you have for our students on how can they navigate through successes in life? Because those are somehow actually sometimes worse to handle than failures. Yeah, I think enough failures teach you to basically do things. Failures actually shape you. 100%. And that is something which has happened with me. I think, so I was always serious as a person. I always had very high work ethics. I always used to work harder than the most. And that is something which I was. The only thing which I have not done in college was studies, which also is one of the biggest regret that I have after graduating, that I should have done some more studies. But apart from that, it was an amazing college life that I had. तो मेरा वो सारे जो आज भी पैरामीटर्स दिखते हैं वो सारे के सारे कॉलेज में भी एग्जिस्ट करते थे. तू मेरे से कोई भी फेस्ट पूछेगा तो I am the one who is basically working harder than most of the people to basically make sure that the fest is something which is happening. But I'll tell you about the biggest failure that I had. So, जैसे मैंने तेरे को बताया कि कॉलेज में कुछ भी बड़ी से बड़ी कमिटी हो, उसका I was the head. And because of that, my resume was very powerful to be shortlisted in any company that you can think of. Well, my resume was in my batch used to be the best resume. Not because of the grades, but because of the positional responsibility that I took in college. And because of that, what has happened, I was so bullish in my college days that I am going to crack the best job. And everyone around me was making me more and more bullish कि यार ये तो क्रैक नहीं देगा. तो सबने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था मेरे को, है ना. और फिर क्या हुआ कि 3 कंपनीज मैंने शॉर्टलिस्ट करी. उन 3 कंपनीज में से 2 कंपनी आई नहीं उस साल कॉलेज में. One was McKinsey, second one was BCG. Third consultancies. And the third one which came, Deutsche Bank, I was rejected in the first round. These were the 3 companies that I had shortlisted और उसके बाद मैंने किसी और कंपनी में अप्लाई नहीं करा. तो ऐसा हुआ कि day 4 day 5 तक almost 80% of the batch is placed already and I am sitting. I don't have a job. फिर then I decided कि यार I don't want to do a job. अगर मेरी कंपनी जिसमें मेरे को जाना है वो नहीं आ रही है तो फिर then I don't want to basically work in a mediocre. Then I made a different path for myself. तो actually वो भी इतनी natural transition नहीं था यार. For 15 days was I think probably it was the lowest point in my life. I took a backpacking trip, went to McLeod, stayed there for like 10-15 days. It was like one of the lowest point in my entire life, where my parents were continuously calling me on a daily basis that आज कोई कंपनी में बैठा, आज कुछ हुआ जॉब वो. मतलब it was such a high pressure environment, and you are suddenly seeing every day मतलब 10% बच्चे और चले गए. मतलब like you are sitting with the last 5% बच्चे. And at that point of time, when just 10 days before this, you were the rock star in the college. And 10 days after the placement season, you are the one who is not placed. So, वो जो point था, उसके बाद I took control of life in a very so उससे मुझे एक चीज समझ में आ गई कि one thing which I was making a mistake was that I was heavily overconfident when I was in my placement during my placement time. तो overconfidence और क्यों मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था चने के झाड़ पे चढ़ा बैठा था और वो सब चीजें थी. तो वो सारी चीजों पे I had started working on. Then I transformed my life. So उस टाइम पे I came up with a very very crazy plan in my final year. Again वो भी I don't know anyone
did it in their life or not. So what I did was that now I'm going to basically go for a career where I'm going to make the most out of. And I'm going to work in that particular thing. I'm not going to follow herd mentality at all. तो जहाँ पे मुझे करियर स्टार्ट करना है उसके लिए I picked 4 different divisions. जैसे I want to actually work in advertising and marketing. Grameen Bank में, so I got selected in Grameen Bank, which was started by Mohammed Yunus. So बांग्लादेश जाके मैं microfinance करूँगा या फिर entrepreneurship करूँगा, startup करूँगा या फिर I'll work in Teach for India. So 4 different sector थे. But then I realized कि पहले ही जो स्टार्ट हुआ वो स्टार्टअप था और वहीं से जर्नी कंटिन्यू होगी. But again, the important thing is कि Grabos time पे भी I was not that serious, just like how I am now, because of the responsibilities that you just mentioned, which I had. Yeah, I think so. ये सारे जो छोटे-छोटे failures होते हैं, मतलब this is something which teach you on what needs to be done, or how you to shape your life. I want to know 3 qualities that you had to develop to reach or complete this transition. 3 things that you can tell me and our students and our listeners or watchers, I don't know, that you developed that made you have that change in direction, change in mentality, helped you grab life by its scruff neck. First is never follow herd mentality. I think this is one of the biggest learning of my life, and this is something which I've never done. So anyone who wants to basically become like me should be doing the same thing. Never follow herd mentality. Second important thing is don't shy away from the failures. I think failures teach you the most. As long as you want to learn from your failures, I think failures gives you enough learning opportunities. Don't worry about failures and don't shy away from failures, I think. And third important thing is there is no substitute to hard work, which is one of the most important things. But luck favors them who works hard, correct? And luck तो आपके हाथ में नहीं है, but जो आपके हाथ में है वो है hard work. तो I think वो करने से never shy away. So I think these are the 3 important things here. These are the 3 important mantras of my life. आपको लगता है कि because now I also want to talk to you about a little bit about what I started off saying, कि outcome-based education, because you haven't spoken about it yet. आपको लगता है that these 3 tenets that you've mentioned are probably the most important bases for an education system to instate? Because आप ये जो चीजें बोल रहे हो, ये आपको like you're saying that failures have taught you these things by and large, right? I don't think कि सबकी जिंदगी में ऐसे भयंकर failures आते हैं जिंदगी में कि उनको like, because I can point to 1 or 2 failures in my life that are big, that have left an impact on my life, right? I don't think most people have like giant failures or giant successes. I think people run like there's a weird sort of an average that people exist on, right? So like I don't think my mom's had like great failures or great successes in life, but she's had a fairly alright life, right? What do you think what do you think should be the role of an education institution? And I'm not saying colleges or schools or whatever. I'm saying it's an educational institution which includes us as Masai. What do you think is the role to instate these qualities which help you realize your life's, your life's mission, helps you realize how to better your life, how to be, I won't call it even being successful, how to be comfortable and happy? So यार एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो है वो लोग बहुत सारी चीजें काम कर रहे हैं, बट आई थिंक जैसे इवन इन मसाई आई थिंक जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है दैट मसाई में कोई भी चीज होगी उसको फेलियर नहीं बोला जाएगा, बिकॉज फेलियर जो होता है वो आप महसूस करो कि यू हैव नॉट सक्सीडेड, that's why it is considered as failure, but no one should be pointing at you that you are a failure, correct? So मसाई में जैसे बच्चे भी मेरे को बोलते हैं ना कि यार मैं फेल हो गया, मैं तो कहाँ से फेल हो गया, मतलब आपको एसिंग लगी है, that is not failure, correct? वो मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, because these are some words which actually gives you that feeling of, even if you are feeling that you have failed,
But someone telling you this is something which amplifies that emotion, and that can go in any particular direction, correct? So education institutes को एक तो बहुत important चीज करनी चाहिए. दूसरी important चीज I think which is very important for anyone to basically be successful is everyone has a different learning curve, correct? And until unless you will not understand that learning curve, compartmentalized करता बच्चों को कि एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में चला गया, भले ही आता है कुछ की नहीं आता है. That is something which actually set a very wrong precedent for anyone. Because then the person will think कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था, तब भी मैं दूसरी जगह पे पहुंच गया, दूसरे सेमेस्टर में पहुंच गया. So that is not something which is, तो उसको आज लग रही है this is a win, but actually from a long term perspective it is not a win. So अगर ये दो चीजों पे काम करेंगे उसके बाद तो बच्चे खुद ही इतना मतलब I totally believe कि most of the people lead a average life, but I don't think that Masai के अंदर जो भी बच्चे आते हैं वो they lead a average life. They had seen their own set of failures, they have seen their own set of successes, I think so. So if that is something which they have already seen, I think they are already well prepared to basically do something really big in their life. And you just need to basically carve out a path for them. Rest, they'll figure it out by themselves. Right, so that's great to know. Last question that I want to ask you, Prateek, is I think that's more not just for students but for everybody else. What is going to be the future of Masai? What do you think it's going to be? You've already told us that you want to start graduating 1 lakh students and get people out of poverty and 10,000 families out of poverty. I think we are at around 250 right now, if the number is there. 200 people out of families out of poverty right now. In its purest sense, what do you want the future of Masai to be? So the future of Masai should be, I think, 12th के बाद people should be thinking अगर मैं IIT नहीं गया तो मैं Masai जाना चाहिए, because that is going to lead me to the same life that IITians are building. That is where we want to take Masai. That मतलब अगर IIT में नहीं होता तो it doesn't matter, because we are going to basically take the people to that level only, where they will not feel less than IITs. What do you think is the importance of skill development obviously we know when it comes to a job, but what do you think is the idea of skill development when it comes to personal growth, right? Because it's anything that you do. I work here, right? I have a professional outcome from work and I have a personal outcome from work. So a lot of you might not know, I get a lot of HR complaints, which is a personality trait that I have to share, which is coming out more and more with work, right? What do you think skill development allows students in not just Masai, in life? How do you think that affects an individual personally? Professionally, we know the benefits, we know the importance of skills in especially tech, software development, that kind of data analytics, that kind of role. But what do you think is the importance of skill development when it comes to personal growth? Yeah, I don't think कि जितना हम लोग बोलते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग अलग रखना चाहिए, it is that different. I think if you need some skill development which needs to happen in your professional life, which is not related to your ongoing jobs, but like personality traits, for example, if you have to basically work on it, it is not going to just help you in professional life, it is also going to help you in the personal life. Because personal life में भी वो सारे challenges आएंगे जो professionally आ रहे हैं, उस level के नहीं आएंगे, but कुछ challenges उस direction में होगा, तो you need to constantly work on yourself. And I think this is something which यार humans को तो बोला ही जाता है कि they continuously adapt to situations and they keep on improvising and they keep on learning. So जो हमारा natural trait है उस direction में तो काम करना जरूरी है, मतलब उसकी importance के बारे में जितना भी बोलो उतना ही कम होगा, क्योंकि that is something which is very very important. अगर आप जैसे मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है यार कि if your work requires you to basically sit for a longer hours, you need to basically sit for a longer hours, and if you don't have that, you need to basically build that. Train yourself. And that could be as simple as that, and that could be as hard as
if your job doesn't want you to basically speak in front of others, but let's say यार तेरी शादी हुई और तेरे को शादी पे माइक पकड़ा दिया और वहाँ पर 50 गेस्ट बैठे हुए हैं, 500 गेस्ट बैठे हुए और तेरे को वहाँ पे बोलना है, तो मतलब मुझे नहीं लग रहा चाहिए ना कि यार ये क्या है, इसको तो बोलना ही नहीं आता. This is sounding like some personal trauma you've gone through. That you're bringing. No, but I'm just saying, it has, like, whatever you're going to work on yourself is, irrespective of personal or professional, it is going to basically help you grow. So you need to keep on finding out ways to basically keep on improving yourself and be the better version. I'm not going to let you finish this on a serious note. So here's the question, which I started with the question I wanted to ask you. All the other questions were for them. Now this is the question for me. So you bought your first car. Because I asked you, what's the first car you bought? I bought a BMW 320D. I want to know, what other cars did you consider and why did you buy a BMW? I have not considered any other car. Oh yeah? Yeah, I just went because this was my dream car. So I made one list, okay, when I was like around 17 or 18 years old, that before 30, I'm going to finish this. And that helps you in basically aligning yourself that you have some goal in mind. आप छोटे शहर से आए हो तो क्या फर्क पड़ता है, गोल तो सबके होते हैं, है ना, ड्रीम सबके होते हैं. तो मैंने बताया कि उस टाइम के हिसाब से क्या क्या चीजें होगी. तो उस टाइम पे भिलवाड़ा के अंदर मैंने 320D देखी थी और वहां पे ना उस टाइम पे जब उसका अनाउंसमेंट ये उसके बारे में बताया गया था तो इट वाज लाइक किंग ऑफ कार्स, ऐसा बोलते थे उसको. मतलब आई थिंक देयर आर सम रेफरेंसेस अभी भी. तो मैं यार ये कार खरीदनी है ना. When I was 25, I bought BMW, and that was my first car. That is still there, very much there. And ऐसे ही मैंने बहुत सारे और goals बनाए थे लाइफ के अंदर. तो मुझे कुछ और देखना नहीं था. तो वो goals जो है वो that भले वो 17 साल में सेट हुए और उसके बाद अभी बहुत सारी अच्छी कारें आ गई होगी, doesn't matter because you had certain dream and you wanted to basically do that. तो मैं पहली बार घुसा BMW के शोरूम में, मैंने कहा 320D दिखाओ. तो मैंने कहा दिखाना क्या, सामने खड़ी हुई है. मैं कहा हाँ यही कौन से कलर में अवेलेबल है, मुझे पता ही नहीं कार कैसे खरीदते हैं. तो कौन से कलर में अवेलेबल है, तो वो भी तो देख रहे हैं. अब और मैं चप्पल में गया था यार, चप्पल और चड्डे में गया था यार BMW खरीदने के लिए. तो उसने कहा सर ये ना महंगी कार है, आपके लिए अभी यहाँ पे है नहीं. मैं मेरे को तो ये खरीदनी है, आप ये बताओ कौन से कलर में आती है. तो उसने बताना स्टार्ट करा कि इस पे 2 महीने का वेटिंग पीरियड है, इसमें 3 महीने का वेटिंग पीरियड. मैं कहा इसका एक कलर आता है जो BMW कलर होता है. I know because that's what I really like by the way. Yeah. वो कलर जो BMW का ओरिजिनल कलर है, पेटेंटेड कलर है, इंपीरियल ब्लू. वो कितने टाइम में मिलेगी? तो उसने कहा 3 महीने का वेटिंग पीरियड. मैं कहा बस वही चाहिए मेरे को, बताओ कितने की है. तो उसने कहा कैसे करेंगे आप पेमेंट? तो कैसे करेंगे आप पेमेंट? मैंने कहा कि आप बताओ जैसे कर सकते हैं वैसे कर लेंगे पेमेंट, तो लेकिन वही खरीदेंगे. और फिर जो नहीं मतलब वहां पे कार खरीदी, पेमेंट करा और मैं बाहर आया, टपरी में बैठ के चाय पी रहा हूँ मस्त कि बस BMW. That's literally what has happened. अकेले ही गया था और अकेले ही जाके खरीद गया. That's a great note to end this podcast on. I want all the listeners, a lot of whom are our students, to actually do this exercise in the comments section. So I want you to go to the comments section and I want you to write in the next 5 years after Masai, what are the 5 things, 5 goals you want to achieve? They might be buying a car for yourself. Which car is it going to be? They might be going for a trip. Where do you want to go for a trip? Please don't say Goa. यार ये materialistic चीजें के अलावा भी हो सकती है. Fantastic. Yeah. If you want to like do something non-materialistic, like write a book. That's something I want to do. Yeah. Maybe I'll leave that as a comment in below. Correct. But I want you to write a comment below and we will get back to you in 5 years and find out which of those wishes you were able to achieve. Yes. Thank you so much for sitting with me, Prateek. Thank you so much. It's been awesome. We will be back with another episode of, what is it called? Prepleaf Podcast. Prepleaf Podcast next Saturday, where you can get serious learning through really fun conversations. Cheers.